नमस्कार दोस्तों। आजकल जो हम स्टडी कर रहे हैं उस स्टडी के दौरान खास के उस पे ध्यान दे रहे हैं जिसमें स्टॉक का पी काफ़ी छोटा है और छोटा के बावजूद इसका मार्केट की क्या रिएक्शंस हैं, स्टॉक क्या इस हिसाब से जंप करती है या स्टॉक की जो पिछले की जो मैनेजमेंट की परफॉर्मेंस है वो क्या दर्शाती है, हम उसका आकलन करने के प्रयास में लगे हैं। चलिए, एज अ लर्नर ऑल्सो इन द स्टॉक मार्केट पार्ट्स समझने का प्रयास करेंगे। कंपनी का नाम है राणे राणे मद्रास लिमिटेड, जिसका लिस्ट ऑफ कंपनी तो देखेंगे तो ढेर सारा कंपनी है। ये ग्रुप्स कंपनी की लिस्ट है और उसके वेबसाइट जो है ना ग्रुप कंपनी के वेबसाइट्स है, जहाँ पे राणे की खास के देखा गया कंपनी किसमें काम करती है पता है? ऑटोमोटिव के अंदर, ऑटोमोबाइल के अंदर कामकाज करती है। जो कि देखा गया चाहे वो ऑटो राणे इंजन की बात करती हो या राणे मद्रास की या फिर ब्रेक की बात कर रही हो। और साथ में सबसे बड़ी कंपनी इसकी है राणा होल्डिंग्स। तो चलिए आज इसी पे जानेंगे इस कंपनी को लेकर के क्या क्या करती है, इसके प्रोडक्ट के बारे में कहती है, जो स्टीयरिंग्स एंड द सस्पेंशंस सिस्टम पे काम करती है, वॉल्व ट्रेन कंपोनेंट्स हैं इनके पास, जो कि खास के गाड़ियों में यूज होती है। और स्टॉक की प्राइस की तरफ एक नज़र डालेंगे, उससे पहले देखेंगे स्टॉक प्राइस की मोमेंटल में। तो मोमेंटल में देखने को ये मिला जो स्टॉक ने पिछले एक महीने के दौरान में 2% की गिरावट देखी है एक, लेकिन 6 महीने के अब ट्रेंड को देखें तो कहती है करीब 20% के आसपास जंप है और एक महीने में ऐसे 40% की अपर जंप और 5 साल में रिस्पेक्टिवली 314% का एक इनक्रेडिबल जंप देखने को मिला है स्टॉक की परफॉर्मेंस के लेवल पे। तो क्या इसका जो परफॉर्मेंस लेवल है केवल स्टॉक का है या उसके पीछे का मैनेजमेंट का भी परफॉर्मेंस लेवल दर्शाती है? कंपनी बहुत पुरानी है। कंपनी करीब 1929 में बनी थी। मैन्युफैक्चरिंग इन द स्टीयरिंग एंड द सस्पेंशंस लीकेज प्रोडक्ट्स पर काम करती है। स्टीयरिंग्स गियर प्रोडक्ट है इनके पास। स्पेशलाइज्ड एल्यूमिनियम्स जो कि हाई प्रेशर्स वाली चीज़ें होती है उस पर कामकाज करती है। इसके बारे में कंपनी कहती है कि हमारा जो बुक वैल्यू है वो कहती है 157 का और इंटरेस्टिंग वैल्यू कहती है करीब 127 का। इन दोनों में देखें तो आपको लगेगा कि अच्छा इनका इंटरेस्टिंग वैल्यू तो काफी कम है, अर्थात इनके पास एसेट्स नहीं है क्या? एसेट्स का पार्ट्स लगता है कि एसेट्स का वैल्यूशन थोड़ा कम है जबकि बुक वैल्यू थोड़ा सा ज्यादा है। किसके बेसिस पे? इनकी बुक फंडामेंटल में। और फंडामेंटल के हिसाब से देखें तो और कुछ अलग एस्पेक्ट निकल के आता है, जिसको एक आकलन करते हैं स्टॉक का पी, जिसपे हम फोकस अभी आज की लर्निंग में कर रहे थे। स्टॉक का पी छोटा है लेकिन तगड़ा है। कैसे है? अब इसका इंडस्ट्रियल के पी के बाद में कहती है स्किनर कहती है नियरली करीब 36 के आसपास होना चाहिए, 37 मान लेते हैं। यदि इसको हम थ्री 300% से देखें या 3 टाइम्स से देखें, नियरली 3 गुना तो होना चाहिए। यदि 3 गुना होता है इसके हिसाब से तो कितना जाना चाहिए इसको? आर्थिक 24 में सीधा सीधा कहता हूँ कि 2000 से लेकर के ये ऊपर जाना सकता है, 2000 से लेकर के 2400 के आसपास जा सकता है। कैसे जा सकता है? क्योंकि इसके बेसिस पे जा सकता है। ठीक है, ये तो था एक एक्सपेक्ट। अब इसको पिटता क्या है? पिटता है स्टॉक पी को इतना छोटा है लेकिन तगड़ा है। क्यों? क्योंकि इसका पिटता है डेट इक्विटी की वजह से। इसके वजह से ओवर बर्डन है। ओवर बर्डन यदि ये नहीं होता तो ये थोड़ा सा और भी हायर साइड आपको पास एक अच्छी सी मोमेंटल देख सकती थी यहाँ पे। लेकिन अर्निंग पर शेयर के बारे में कहती है करीब 12 रुपया 80 पैसे का, जबकि फेस वैल्यू है 10 रुपए का। अर्थात सीधा सीधा देखें तो एक नोट है जो कि 10 रुपए का नोट है और नोट का अर्निंग जो है रखा रखा नोट का अर्निंग कितना करके देता है? 12 रुपया 80 पैसे का देता है। सोचिए, यदि ये 12 रुपये 80 पैसे का अर्निंग करके देता है 10 रुपया, अर्थात 120% तो हो गया नॉर्मली, 120 से 30% के आसपास की। ये यदि जंप करती है तो मार्केट तो क्या कहती है इसके बारे में? ये कहती है कितने गुने के आसपास? नियरली 15 टाइम्स द बुक वैल्यू, 16 गुना मान लेते हैं। इस 16 गुना ये बढ़ा है, इसके हिसाब से ये कहता है कितना कितना प्राइस कह रहा था? नियरली 2000 से 2400 के आसपास, 2500 के आसपास। और इसके हिसाब से यदि 15 गुना है तो अभी तो कितना 5 गुना ही बुक वैल्यू से बढ़ा है ना। और 10 गुना बढ़ेगा तो कितना जाएगा? इसका 10 गुना कितना जाता है? इसका 10 गुना जाता है नियरली कितना? 1570 से ऊपर। इन दोनों के एवरेज करके देखेंगे तो कितना निकल के आता है? 3500, नियरली 1700 के आसपास तो जा सकता है। अर्थात इसको डबल
डिजिट में देखें तो ये जो डबल डिजिट का मतलब ये होगा जो कि 883 के आसपास, ये कहाँ तो जाएगा, नियरली एवरेज जो निकल के आती है वो निकल के आती है सीधे सीधे 1700 से आसपास, नियर अबाउट। आगे क्या कहती है इसके बारे में, तो आगे कहती है आरओसी की बात करते हैं 6.36% का, और आरओई कहती है 43% का। ठीक है। डिविडेंड का कोई ट्रैक रिकॉर्ड नहीं है। प्रोमोटर्स होल्डिंग कहती है 72% का। और जो इनका जो निगेटिव साइड देखने को मिला जिसको कहते हैं डेट इक्विटी रेशियो, उसको कहते हैं 2.85 का। और करंट रेशियो के बारे में बहुत ज़्यादा नहीं कहती, क्योंकि इनका ये जो इम्पैक्टेड हो सकता था ये यहाँ पर ज़्यादा फिलहाल देखने को नजर नहीं आई। तब भी हम इसको क्या करेंगे, एक डीप एनालिसिस करेंगे चल करके आगे। जहाँ शेयर शेयर की तादाद देखें तो नंबर ऑफ शेयर हो जो है 1,63,00,000 के आसपास का। 1,63,00,000 में तादाद ऑफ शेयर होल्डर की क्या है, शेयर होल्डर की भीड़ की बात करें तो वो क्या कहती है, क्या उसमें लगातार बिल्डअप होती नजर आती है या कमी नजर आती है। तो जो जून तक का डेटा इसमें आया था, तो जून तक के डेटा में ये लगा जो यहाँ से ये उन्होंने, यहाँ से जो शेयर होल्डर थे ना वो बेच बेच के निकल रहे हैं। मतलब यहाँ पे जो पोजिशंस हैं वो किसी बड़े के पास जा रहा है, अर्थात जो तादाद थी 14,000, 15,000, 17,000 की जो तादाद थी वो शिफ्ट कर रही है। अब शिफ्ट कैसे हो रही है, क्योंकि यहाँ पे जब पब्लिक की इंटरेस्ट भी बढ़ती नहीं रहती, लेकिन क्या है यहाँ पे नंबर ऑफ शेयर होल्डर की तादाद कम हो रही है। इसका क्या रीजन हो सकता है, क्या कुछ ऐसा नहीं, ट्रेड तो नहीं। तो यहाँ पे देखा गया कि लास्ट इसका ट्रेड क्या था बल्क ट्रेड में, तो अभी 9 मई का था। उसके बाद कुछ लेटेस्ट अपडेट इस तरह के देखने को नजर नहीं आई यहाँ पे। फिलहाल देखा जाए तो करीब 13,000 के आसपास की शेयर होल्डर की तादाद होगी यहाँ पे। चलिए, उम्मीद करते हैं अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक किया होगा, नहीं किया तो कर लीजिए, क्योंकि हम कंप्लीट लर्निंग की बात करेंगे विदाउट कुछ रिकमेंडेशन को लेकर के, जहाँ कुछ स्पेशल इफेक्ट को देखेंगे फाइनेंशियल पोजीशन में ये क्या कहना चाहती है। उसमें देखें तो इस कंपनी के बारे में पीयर्स में देखें तो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, जहाँ पे मदरसन शुमी की बात करें या फिर बॉस की बात करें तो यूनो की बात करें तो बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज है इसके सेक्टर के अंदर। इसमें यहाँ पे जो कंपेयर किया गया है वो किया गया है मार्केट कैप के बेसिस पे। चलिए, मार्केट कैप के बेसिस पे भी देखें तो ये कहती है इनका जो खास के किसकी वजह से मार्केट में इनका पी की बात कर रहे थे, ये ओवरबर्डेड है पूरे के पूरे मार्केट के अंदर। यदि इन 8 कंपनी की लिस्ट देखा है तो इनमें सबसे ज्यादा बर्डन कौन है, इस कंपनी की लिस्ट निकल के आती है। लेकिन पीयर्स में इनके पास और भी कुछ कंपनियां होंगी, तो पीयर्स की आंकलन करेंगे जहाँ पे कंपनी का जो नेट वर्थ था वो काफी कम होने के बावजूद भी जो रेवेन्यू मॉडल था वो लगातार बिल्डअप हुई। जो आप चार्ट में देख पा रहे होंगे, चार्ट में क्या देख पा रहे होंगे, जो जहाँ की इसकी रेवेन्यू मॉडल थी क्या हुआ, एक लगातार बिल्डअप हो गई। जबकि इनका नेटवर्क का पार्ट में कोई फेरबदल नहीं हुआ, थोड़ा सा कमी देखने को मिला है। जबकि कंपनी पिछले दौरान में लॉस मेकिंग थी, अभी जाकर के एक सस्टेन करती नजर आती, चाहे कंसोलिडेटेड डेटा हो या स्टैंड लोन डेटा ही क्यों ना हो, दोनों आपस में एक ही समांतर में चलती नजर आती है। तो अब चलिए इसको पीयर्स में देखें तो इसके पीयर्स में क्या कहते हैं इसके बारे में। उसमें यही कंपनी निकल के आती है, कोई और है। तो इसमें कंपनी की लिस्ट कहते हैं जेट के कहती है, ऑटोमोटिव्स, लेक्स हैं, जेनकोस हैं, रनेज हैं। तो ये कुछ कंपनियां यहाँ की लिस्ट में, दोनों के आपस में तालमेल क्या बनती है, कुछ कहती है नहीं नहीं बनती है। चलिए, क्वार्टरली रिजल्ट के बारे में नज़र डालते हैं, उसके बारे में कंपनी क्या कहना चाहती है। उसके बारे में कंपनी कहते हैं कि हाँ, जो कंपनी का रिवेन्यू मॉडल था, रिवेन्यू मॉडल में क्या हुआ, बिल्डअप होती है, कहती है हाँ जून तक का डेटा आ गया, जून तक में कहती है कि हमारे बिल्डअप किया है। और खास के यदि वाई ओ वाई से कंपेयर करेंगे तो लगेगा अच्छा ये तो वाई ओ वाई में क्या हुआ, ये गिर गया, माइनस की पार्ट थी, क्योंकि वाई ओ वाई में जो में 588 करोड़ का था, तो वहाँ पे 523 करोड़, 22 करोड़ का आसपास का निकलती है इस सेल्स को लेकर। लेकिन प्रॉफिटेबिलिटी के बारे में क्या कहती है, वहाँ पर नज़र डालिए। तो प्रॉफिटेबिलिटी के बारे में कंपनी कहती है जून तक के डेटा बेसिस में इनके पास क्या हाल था, जून में था गिरावट में, और करंट सिचुएशन में आके खड़ी हो जाती है 3,41,00,000 का। इससे पहले कंपनी नुकसान में था। लगातार क्या हुई इसका, इसका सस्टेन करती है, लेकिन सस्टेन में एक एक फिक्सेबल सस्टेनेबिलिटी नहीं बनती है। इसमें कई बार दफे नुकसान देखने को मिलता है। नुकसान की वजह क्या हो सकती है, तो नुकसान की वजह क्या, उन्होंने ओवर बर्डन लोन तो ले लिया या फिर लोन को चुका नहीं पा रहे हैं, ऐसा कुछ सिचुएशन है। प्रॉफिटेबिलिटी तो उस हिसाब से बनती नजर नहीं आती है। तो चलिए हम इसको ईयरली बेसिस पे कंपेयर करके देखें तो वो कहती है क्या, वो कहती है जो लगातार ईयरली बेसिस में
लगातार बिल्डअप हुई है? तो कहती नहीं, 24 में तो बिल्डअप नहीं हुई, 22 में 23 में अच्छी खासी बिल्डअप थी, यहाँ पे गिर गई। फिर अभी लास्ट 12 महीने के डेटा कहती है सेल्स हिसाब से गिर जाती है। और जब गिर गई तो प्रॉफिट के बारे में क्या कहती है? कहती है जो उसमें लास्ट 12 महीने की डेटा थी, उसमें कहती है पिछले फाइनेंशियल ईयर में तो 3 करोड़ का था, लेकिन अब जाके 21 करोड़ हो गया। इसका मतलब यहाँ पे प्रॉफिटेबिलिटी के बेसिस में कहती है जो करंट क्वार्टर में हमने अच्छी खासी प्रॉफिट कमाई, जिसकी वजह से क्या हुआ, तो पिछले क्वार्टर में जो हमारा नुकसान था वो हमने भरपाई करती नजर आई। इसीलिए क्या नजर आती है, स्क्रीन का प्रॉफिटेबिलिटी नजर आती है। जहाँ पे कंपेयर करें खास के कुछ बात चीज को लेकर, तो बोरोइंग्स को पार्ट करके कर क्या रहे हैं, तो बोरोइंग्स के बारे में कंपनी कहती है जो उनका लगातार क्या हो रही है बोरोइंग्स में, लगातार उन्होंने कहा बहुत ज़्यादा बढ़ा लेते हैं, इंक्रीज कर लिया। जब इंक्रीज किया तो उनका ओवर बर्डन बनेगा, तो ओवर बर्डन के साथ उन्होंने क्या पैसा लगाया कहाँ, तो पैसे लगाने की बात कहाँ नजर आती है, पैसे लगाने की यहाँ पे कुछ बड़ी बड़ी बात नजर नहीं आती, क्योंकि जो फिक्स असेट्स का पार्ट था वो भी क्या किया उन्होंने, कम कर लिया। जब कम किया तो बाकी क्या हुआ, तो कहती है इन्वेस्टमेंट पार्ट 1 करोड़ का बढ़ाती है, बाकी में उतने सबसे थोड़ा सा कम बढ़ाती नजर आती है। जहाँ पे ट्रेड रिसीवेबल के बारे में कंपनी कहती है, कितना पता है, ट्रेड रिसीवेबल के बारे में कहती है नियरली, नियरली देखा जाए तो ट्रेड रिसीवेबल के बारे में कहते हैं 339 40 करोड़ का। अब ये कई दफा ना समझ नहीं आता तो किसी के बिजनेस के अंदर इतनी बड़ी रिसीवेबल्स कैसे होती है, रिसीवेबल्स के बेसिस पे प्रॉफिट जो उन्होंने बुक किया है, प्रॉफिट किस लेवल से बुक किया, क्योंकि अंदाजा लगाइए, एक आपके पास लेवल, आपके पास पैसा आने वाला है मार्केट से 339 करोड़ का, और आपने 340 करोड़ के अगेंस्ट क्या किया, प्रॉफिट बुक कर लिया, कितने का, 3 करोड़ का। 339 करोड़ में तो मार्केट में पैसा फंसा हुआ है। अब पूरे साल की नेट प्रॉफिट मार्जिन कितनी होती है, 2200 करोड़ के आसपास का क्या था, 2200 करोड़ का टोटल सेल्स था। 2200 करोड़ में 3 करोड़ की बस्ती बस्ती कहता है क्या, 3 करोड़ आपकी बस्ती है प्रॉफिट। अब 3 करोड़ के प्रॉफिट बचते हैं तो फिर मार्केट मार्केट आपकी क्या सोचती है, ये आप खुद से सोच के देखिए, आपकी पॉकेट पे हाथ हाथ रख के देखिए। यदि आपके पॉकेट में आपने जो प्रॉफिट बुक किया है, उस प्रॉफिट बुक का नतीजा क्या है, जो आपके मार्केट में तो काफी पैसा उधार है, पैसा उधार है तो पैसा आएगा कब, ये भी सवाल बनता है। सवाल की तरफ पे देखें तो पैसा के बारे में कहते हैं हमारे पास पैसा 2 महीने में आते हैं, क्योंकि इस टाइम फ्रेम में उन्होंने कहा कि हमारा क्या हो रही है, एक अच्छी पोजीशन बनती है, तो 78 से 74 पे आ गए, 74 से 65 पे, अब फिर हम 55 पे लेके आए हैं, किसको लेकर के, अपनी कलेक्शंस को लेकर के। चलिए नेक्स्ट पड़ाव पे जहाँ पे हम शेयर होल्डिंग पैटर्न को चर्चा करेंगे, और यहाँ पे एक नज़र डालेंगे इनकी पीयर्स में, मार्केट के डेटा के बेसिस पे कंपेयर करने के लिए किसका परफॉर्मेंस लेवल क्या दर्शाती है। इसके बारे में कहती है कंपनी को लेकर के, जो परफॉर्मेंस लेवल में जो फिलहाल 1 महीने के डेटा या 3 महीने के डेटा या 1 साल में डेटा वो देखने मिली है, उसमें सबसे बेटर परफॉर्मेंस यदि कोई कंपनी करती है तो उसका नाम है सोनसरो सनसीरो इंजीनियरिंग्स लिमिटेड, जिन्होंने करीब देखा गया कि पिछले 1 महीने में 10% जंप करती है, 3 महीने में करीब जंप करती नजर आती है, कितने के आसपास, नियरली 38 39%, और एक साल में करीब 51% के आसपास की इनक्रेडिबल जंप थी, किसको लेकर के, इस सेक्टर में इनकी पीयर्स को लेकर के। तो हमने इसको समझने का प्रयास किया, जहाँ पे कंपनी कहती है ड्राइविंग टुवर्ड द फ्यूचर्स, और इसके ड्राइविंग वाले उसमें कामकाज करती नजर आती है। कंपनी कहती है हमारे पास स्लोन 1929 में हुई थी, अर्थात बहुत पहले इनका हुआ था, और ये सेल्स टर्नओवर 2023-24 की बात करते हैं यूएसटी में 870 मिलियन का, एक्सेस टू द बेस्ट एक्सेस टू बेस्ट टेक्नोलॉजी की बात करती है, सप्लाई फॉर एवरी सेगमेंट ऑफ ऑटो इंडस्ट्रीज की बात करती है कंपनी। और यहाँ पे रानी प्रोडक्ट प्रोडक्ट उस जो आइटम्स बनाती है कंपनी, उसके बारे में कुछ कुछ डिटेल उन्होंने अपने वेबसाइट से मेंशन किया हुआ है। इनकी ग्रुप्स कंपनी की लिस्ट उन्होंने बड़ी सारी लिस्ट दे रखा है, जो कि बड़ी कंपनी कौन है, राणा होल्डिंग्स। इसका पास जो हमने होल्डिंग वाली पोजीशन में देख रहे थे, उसमें क्या कहती है, जो मेन कंपनी क्या था, राणा होल्डिंग्स। उसके बाद जो है पब्लिक की तादाद में क्या कहती है, पब्लिक की तादाद में
कोई भी ऐसा देखने को नजर नहीं आया, सबके सब क्या है, 1% से कम की पोजीशन में है। और मार्केट में इसकी चार्ट क्या कहती है, चार्ट तो ये कहती है पिछले 1 महीने में लगातार क्या थी इसका, जैसा का तैसा पड़ा हुआ था। जबकि इस लेवल पे जिन लोगों ने लिया उनके तो क्या हुआ, अच्छी प्रॉफिट हुआ। और यहाँ पे आकर जिन लोगों ने पैनिक किया, पैनिक हुए, उनको क्या हुआ, एक भारी भरकम लॉस का सामना करना पड़ा। हो सकता है यदि होल्ड किया होगा तो आज के टाइम में इनके पास ये इस तरह के रेवेन्यू जनरेट हो रहे होंगे, लेकिन एज ऑन द टाइम फ्रेम इट्स नॉट अ प्रॉफिटेबिलिटी पार्ट, दिस इज अ लॉस आल्सो एंड द पोर्टफोलियो। तब हम इस स्टॉक को समझने का प्रयास समझने में लगे थे। इसका नाम था राणे मद्रास लिमिटेड। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग हियर दोस्तों। इसकी सेंटिमेंटल में एक नज़र डालते हैं, सेंटिमेंटल के बारे में क्या कहती है। ऐसे 25 जुलाई को अपडेट था, उसके बाद कोई भी ऐसा अपडेट देखने को नज़र नहीं आई है। उन्होंने मीटिंग में, शेयर होल्डिंग मीटिंग हुए थे, चेंज इन बोर्ड की बात किया था। इसके अलावा कुछ और अपडेट तो फिलहाल देखने को नज़र नहीं आ रही है। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग हेयर।